नमस्कार, स्वागत है आपका विवर्ण हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो मनोविज्ञान पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपनों ने देखा कि बाल विकास जो है उसका इतिहास क्या रहा, किस प्रकार से बाल विकास अस्तित्व में आया, और बाल विकास है वो मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है और वो उसकी शाखा के रूप में किस प्रकार से किन किन रूपों में विकसित हुआ। इन सब चीजों की या ऐतिहासिक चीजों की अपन बात पहली क्लास में कर चुके हैं। और पिछली क्लास में अपनों ने अभिवृद्धि व विकास, इसके सिलेबस की यदि बात करें तो ये क्लास है वो मनोविज्ञान की है, परंतु अपन मनोविज्ञान यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अपन बाल विकास लिखेंगे, क्योंकि अपने रीट का जो टॉपिक है या रीट का जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास। तो बाल विकास में अपनों ने जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आपका रहता है बाल विकास, और बाल विकास में सबसे पहले जो मेन टॉपिक रहेगा वो अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना से संबंधित रहेगा। तो पिछली क्लास में अपनों ने अभिवृद्धि एवं विकास के अर्थ को पहचाना, किसके माध्यम से, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनों ने बाल विकास को जाना कि बाल विकास क्या है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है। उसके बाद अपनों ने अभिवृद्धि व विकास, ये दोनों क्या है, विभिन्न विद्वानों के तर्कों द्वारा उसको जाना। आज अपन बात करेंगे इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अक्सर इससे संबंधित सीधे के सीधे प्रश्न आ ही जाते हैं। वो कौन सा है? वो है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि अभिवृद्धि व विकास आपको समझ में आ चुका होगा। परिभाषाओं द्वारा अपनों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के तर्क के द्वारा अपनों ने समझने का प्रयास किया। और फिर भी यदि आपकी ये चीज क्लियर नहीं हुई हो कि अभिवृद्धि व विकास में अंतर क्या है, तो अब आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो पहला अंतर तो इस आधार पर रहता है कि जो अभिवृद्धि होती है वो संख्यात्मक होती है। संख्यात्मक होती है, इसे अपन मात्रात्मक भी कह सकते हैं, मात्रात्मक भी कह सकते हैं। अब ये क्या है? संख्यात्मक का मतलब है कि मान लीजिए अभी आपकी हाइट जो है, या छोटे बच्चे से लेकर चले तो अपन छोटे बच्चे की मान लीजिए कि पहले 3 फीट हाइट है। ठीक है, 3 फीट हाइट है, और उसके बाद वो धीरे धीरे 4 पे आता है, 5 पे आता है, और कुछ बच्चे तो 5, 7, 8, 9, 10 मतलब 6 तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अपनों ने देखा कि 3 से 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, संख्याओं में परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए अभिवृद्धि क्या हो रही है? संख्यात्मक होती है। अर्थात लंबाई में यदि परिवर्तन देखा जाए तो वो कौन सा माना जाएगा, किसका हिस्सा माना जाएगा? अभिवृद्धि का हिस्सा माना जाएगा। उसके बाद मात्रात्मक में, तो मात्रात्मक में मान लीजिए कि छोटे बच्चे का जो भार है, वो जो सबसे छोटा जो बच्चा होता है उसका भार 3.5 किलो, 2 से 3.5, 4.5 किलो तक बच्चे का जन्म के समय रहता है। अपन कॉमन यदि माने तो 3 किलो, 3 केजी तक मान सकते हैं। ठीक है, कॉमन 3 केजी का बच्चा है जो जन्म के समय है, और वो 20 वर्ष तक 50, 60, 70, 80 तक पहुंच जाता है। यानी इस प्रकार से उसके शारीरिक वजन में परिवर्तन हो गया। तो वहां पर अपन कहेंगे कि उसकी मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है। और यहां पर यदि लंबाई से संबंधित भी परिवर्तन है तो भी उसकी गणना अपन किसके अंतर्गत करेंगे? अभिवृद्धि में करेंगे। यदि उसके भार से संबंधित, उसकी चौड़ाई से संबंधित, अब चौड़ाई में भी यूं होता है कि बालक जो होता है उसके अपन छोटे छोटे कपड़े लेकर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका नाप है वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार सभी में परिवर्तन अपन किस में देखते हैं? किस विषय के अंतर्गत देखते हैं? अभिवृद्धि के अंतर्गत देखते हैं। तो विकास क्या है? इस संदर्भ में यदि देखा जाए विकास को, तो देखिए विकास संख्यात्मक तो है ही है,
यानी विकास में ये सब चीजें तो शामिल होती होती है, उसके साथ साथ विकास है वो गुणात्मक भी हो जाता है, गुणात्मक भी हो जाता है। कैसे? बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, उसका भार बढ़ रहा है, परंतु लंबाई व चौड़ाई व भार, इन सब में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ वो मजबूत भी बन रहा है कि नहीं, वो स्ट्रोंग भी बन रहा है कि नहीं, उन चीजों को भी वो देखेगा, यानी उसमें गुणात्मक परिवर्तन का भी वो अध्ययन करेगा। हम यहाँ पर सिर्फ लंबाई चौड़ाई भार की ऊपरी बातें करेंगे जो सामान्यतः अपने को दिखाई दे रही है। मजबूती जो बच्चे में आ रही है, अंदर ही अंदर जो कोशिकाएं मजबूत हो रही है, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है, उसको अपन किसके अंतर्गत देखेंगे? गुणात्मक के अंतर्गत देखेंगे। तो सीधी की सीधी बात, यदि आप यहां पर देखो पहले अंतर के रूप में, तो देखिए सबसे पहला अंतर होता है कि अभिवृद्धि संख्यात्मक व मात्रात्मक होती है, जबकि विकास संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। अर्थात इसमें है वो मजबूती से संबंधित बातें भी शामिल की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा परिवर्तन इसी से संबंधित, यदि आप इस चीज को अभी भी नहीं समझ पाए हो तो मैं एक उदाहरण लिख देती हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके दांत निकल रहे हैं, दांत निकलने, वैसे तो दांत निकलने 10-11 महीने में शुरू हो जाते हैं, आजकल तो कहते हैं कि कुछ बच्चों के जन्म से ही दांत होते हैं, इस प्रकार से अपवादित बातें भी सामने आ रही है। परंतु सामान्यतः अपन यदि बात करें तो 1.5 साल के बालक के या 1.5 साल के बालक के दांत निकल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद निकलने शुरू होते हैं, पहले नीचे का एक आता है, फिर नीचे के 2, फिर ऊपर के 2, फिर उसका मुंह पूरा दांतों से भर जाता है, जिसे अपन दूध के दांत कहते हैं, है ना। तो पहले 2 आए, फिर 4 आए, इस प्रकार से उसके धीरे धीरे है वो संख्या में वृद्धि हुई। तो दांतों की जो संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, उसकी गणना अपन किस में करेंगे? उसकी गणना अपन करेंगे अभिवृद्धि में। अर्थात अपनों ने यूं देखा कि बालक में वृद्धि हो रही है कि नहीं, तो दांतों की संख्या गिन लो। दांतों ने अगर 4 से 5 हो गए दांत, तो इसका मतलब अभिवृद्धि हुई है, और अगर 4 ही पड़े हैं तो इसकी तो वृद्धि नहीं हो रही। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब यहां पर अपन किसकी गणना करेंगे? अपन यहां पर गणना करेंगे दांतों के मजबूत होने की, दांतों का मजबूत होना। अब मजबूत होना जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। अब तो बहुत अच्छे से इसका अंतर क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो दांतों की संख्या में यदि वृद्धि हो रही है तो आप मान लीजिए कि अभिवृद्धि हो रही है। ठीक है। और दांत यदि मजबूत हो रहे हैं, ठीक है, मजबूती को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कौन सा हो गया? विकास हो रहा है। ठीक है। अब इसी से संबंधित मैं एक चीज पहले ही आपकी क्लियर कर देती हूं ताकि आप आगे कंफ्यूज न हो। क्या मैंने आपको यहां कहा कि ये संख्यात्मक मात्रात्मक होती है, वो संख्यात्मक के साथ गुणात्मक होती है। तो कहीं पर प्रश्न ये उठता है किसी भी अभ्यर्थी के, यदि ये दिमाग में आ रहा है कि ये संख्यात्मक व मात्रात्मक होता है, अब संख्यात्मक उसमें भी ले गए तो समझेंगे कैसे? तो सीधी की सीधी बात है, अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि विकास में शामिल रहती है, विकास में शामिल रहती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अभिवृद्धि विकास में सदैव शामिल रहती है, यानी पार्ट ऑफ विकास, ये विकास का पार्ट है। अगर अपन विकास की बात करें तो विकास है वो कभी भी अभिवृद्धि में शामिल नहीं होता, अभिवृद्धि में शामिल नहीं होता। ठीक है। अब देखिए, अभिवृद्धि विकास में शामिल होती है, इसीलिए मैंने इसके अंतर्गत लिखा है कि ये संख्यात्मक तो होता ही होता है, उसके साथ साथ गुणात्मक होता है।
अर्थात अभिवृद्धि विकास में शामिल रहती है। परंतु विकास एक विस्तृत अवधारणा है। विकास बालक के हर एक पक्ष को देखेगा, शारीरिक को देखेगा, मानसिक को देखेगा, संवेगात्मक को देखेगा, सामाजिक को देखेगा, नैतिकता को देखेगा, गत्यात्मकता को देखेगा, सौंदर्यात्मकता को देखेगा। तो इस प्रकार से वो हर एक पक्ष को देख रहा है। तो ये एक बहुत ही विस्तृत व बड़ी अवधारणा हो गई। तो इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले अंतर की तरफ, अगले भागों की तरफ। तो यहां पर अपनों ने अभिवृद्धि व विकास से संबंधित मात्र 3 चीजें देखी हैं। एक तो ये संख्यात्मक, मात्रात्मक, उसके बाद संख्यात्मक, गुणात्मक। अगली दांतों की संख्या में वृद्धि अभिवृद्धि में चली जाएगी, दांतों का मजबूत होना विकास में चला जाएगा। अभिवृद्धि विकास में शामिल होती है, जबकि विकास अभिवृद्धि में समाहित नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले अंतर की। इनको आप इसी तरीके से अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सीधा का सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से विकास है, निम्न में से विकास नहीं है। सीधा का सीधा इसी प्रकार से प्रश्न काफी बार पूछ लिया गया। अब आगे यदि अपन अगले भेद की बात करें, अगले अंतर की बात करें, तो देखिए अभिवृद्धि जो है वो निश्चित समय तक चलती है, निश्चित समय तक चलने वाली अवधारणा है। या फिर मैं यूं कहूं कि सामान्यतः इसका समय 18 वर्ष तक माना जाता है। या फिर यूं कहें कि इसका समय है वो परिपक्वता काल तक माना जाता है। और सामान्यतः मनोवैज्ञानिक यूं कहते हैं कि बालक परिपक्वता 18 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लेता है। कब? जब वह किशोरावस्था को पूर्ण कर लेता है, वैसे ही वो क्या करता है, परिपक्व हो जाता है। तो अभिवृद्धि है वो बालक का कहां तक विश्लेषण करेगी, मात्र किशोरावस्था तक। अपन यहां पर सीधी शब्दों में यदि बात करें तो किशोरावस्था तक अभिवृद्धि है वो बालक को देखेगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझे, परिपक्वता को और अच्छे से समझे। तो सामान्यतः अपनी जो लंबाई होती है, और अपना जो मानसिक विकास होता है, सामान्यतः वो हालांकि चौड़ाई बढ़ती घटती रहती है, उसकी बात नहीं करेंगे, वजन बढ़ता घटता रहता है, परंतु ये जो लंबाई से संबंधित है, ये 18 वर्ष तक लगभग लंबाई पूर्ण हो जाती है। और बच्चे का मानसिक विकास भी 18 वर्ष से पहले पूरा हो जाता है। तो इसलिए हम परिपक्वता किसे कहते हैं? जब सामान्यतः तो परिपक्व बच्चा जब होता है जब वो मानसिक विकास कर लेता है। तो इसलिए सामान्यतः माना जाता है कि 18 वर्ष से पहले वो मानसिक विकास कर लेगा, तो इसलिए वो परिपक्व हो चुका। तो परिपक्व अवस्था तक अभिवृद्धि अध्ययन करेगी। ठीक है, तो विकास कहां तक होगा? विकास की यदि बात करें तो यह शुरू तो गर्भावस्था से, अभिवृद्धि भी शुरू गर्भावस्था से हो जाएगी। गर्भावस्था से ये जीवन पर्यंत चलेगा। कैसे? अब मान लीजिए 18 वर्ष के बाद आप किसी से प्रभावित हुए और आपने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा का अध्ययन भी शुरू कर दिया। अब आपने इंग्लिश भाषा बहुत अच्छे से सीख ली, तो ये आपका क्या है? विकास है, जो आप में कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप 18 वर्ष से पहले ही करें। सामान्यतः जब अपने में मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तब अपन सीखना ज्यादा शुरू करते हैं। और सामान्यतः ये 18 से 30-32 वर्ष वाली वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप को विकसित करता है, सबसे ज्यादा अपने अंदर चेंजेस करता है, परिवर्तन करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली अवधारणा है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। आप यदि 45 वर्ष की उम्र में भी, अब सामान्यतः मैंने एक बार देखा कि 45 वर्ष की उम्र के बाद, अरे और देखिए क्यों कहें, प्रौढ़ शिक्षा को आप याद कीजिए। प्रौढ़ शिक्षा अभियान जब चला था
तो उसमें क्या था, उसमें जब जो 45-50 प्लस वाले थे उनको शिक्षित किया जा रहा था, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, वो भाषा विकास के अंतर्गत ही जाएगा, अभिवृद्धि में थोड़ी ना जाएगा। तो इस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने क्या देखा कि अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलती है, इसे 18 वर्ष तक कंप्लीट मान लिया जाता है, पूरा मान लिया जाता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये परिपक्वता काल तक चलती है, जबकि ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली अवधारणा है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे वाले अंतर की तरफ। ठीक है, हाँ, तो इतनी देर में अपनों ने जो 4 अंतर पढ़े हैं उनको यदि सम्मिलित रूप में देखा जाए तो मैं एक बात कह सकती हूं। क्या कह सकती हूं? कि ये शारीरिक विकास है, ये शारीरिक विकास है, या फिर यूं कहें कि ये शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन यदि अपन देखें तो उसको अपन किस में ले जाते हैं, अभिवृद्धि में ले जाते हैं। ठीक है, शारीरिक। जबकि ये क्या है, ये शारीरिक के साथ साथ, शारीरिक के साथ साथ, या फिर शारीरिक नाम न लेकर अपन सीधा यूं लिख दें कि सभी पक्षों में विकास। अब सभी पक्षों में विकास कह लो या फिर सभी पक्षों में परिवर्तन कह लो, एक ही बात है। अब यहां पर तो क्या किया अपनों ने, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक विकास यानी लंबाई चौड़ाई भार से संबंधित जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे, अभिवृद्धि में जाएंगे। परंतु ये सभी पक्षों, अब सभी पक्षों का क्या मतलब है, सभी पक्षों का मतलब है कि विकास के बहुत से पक्ष होते हैं बालक के संदर्भ में। कैसे, अब एक बालक है तो बालक है वो जैसे जैसे आयु में बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास हो रहा है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी होता है, और मानसिक के साथ साथ उसमें संवेग भी जो है वो भी विकसित होते जाते हैं, संवेगात्मक विकास भी होता जाता है, उसमें भाव भी आ जाते हैं, और इसके साथ साथ उसमें सामाजिकता से संबंधित अनुभव भी विकसित होते जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर तो मात्र इस एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जबकि विकास है वो बालक के इन सभी पक्षों का अध्ययन करता है। और यहां पर ये कतई मत समझिएगा कि सिर्फ 4 ही पक्ष है, इसके अलावा भी कोई भी पक्ष में विकास हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी किस में जाएगा, विकास में जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहीं पर आपको बता देती हूं कि विकास के कुल 8 आयाम माने जाते हैं, हालांकि मुख्य ये 4 है, तो इसलिए मैंने आपके सामने 4 लिखे हैं। हालांकि अपन विकास के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करेंगे, परंतु इसके बाद। तो इसलिए यहां पर आप बिल्कुल मत समझिए कि इनके अलावा यदि कोई भी आ गया तो वो विकास में नहीं जाएगा। सभी प्रकार का परिवर्तन, पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि विकास का शाब्दिक अर्थ ही परिवर्तन होता है। किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है बालक का, वो सभी का सभी किस में जाएगा, विकास में। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने क्या चीज देखी यहां पर अपनों ने चीज देखी कि मात्र शारीरिक विकास या जो शारीरिक परिवर्तन है वो तो किस में जाएगा, अभिवृद्धि में जाएगा, जबकि सभी पक्षों में विकास या परिवर्तन किस में जाएगा, विकास में जाएगा। आगे देख लेते हैं इसको और अधिक अच्छे से समझें। तो सीधी की सीधी और अधिक इसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाए तो मैं यूं कह सकती हूं कि शरीर के अंग या अवयव, शरीर के अंगों कर देते हैं, अंगों या अवयवों का विकास या अवयवों की वृद्धि करते हैं, विकास तो नहीं करेंगे, अवयवों की वृद्धि ही क्या कहलाती है, सामान्यतः अभिवृद्धि कहलाती है। अंगों का मतलब जैसे अपनी जो हाइट है वो बढ़ रही है यानी वृद्धि हो रही है, तो वहां पर अपना जो ये भार है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो होता है वो सारा का सारा यानी शरीर के अंग और अवयव
सिर्फ शारीरिक विकास में यहाँ पर अपने को यूं लिखना है। विकास तो वैसे मजबूती भी हो जाती है, तभी मैंने यहाँ पर परिवर्तन लिखा है कि अंगों और अवयवों में जब वृद्धि होती है तो वो किस में जाएगी, अभिवृद्धि में जाएगी। इसका ही अध्ययन अभिवृद्धि के अंतर्गत किया जाएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शरीर भी हो जाएगा और इसके साथ साथ मन भी हो जाएगा। तो शरीर व मन में विकास, या फिर मैं यूं कहूं कि शरीर व मन में जो जो परिवर्तन आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे, विकास के अंतर्गत जाएंगे। शारीरिक परिवर्तन, या फिर यूं कहें कि शरीर के अंगों व अवयवों में वृद्धि या कमी जो भी हो रही है वो सारी की सारी किस में जाएगी, अभिवृद्धि में जाएगी। यहाँ पर शरीर के साथ साथ मन। अब यहाँ पर शरीर का कौन सा पक्ष लिया जाएगा? सामान्यतः इसमें शरीर की मजबूती से संबंधित, कोशिकाओं से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित जो मजबूती हो रही है या वीकनेस आ रही है वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, विकास में चली जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। और अंतर अपन देखते हैं जो क्या क्या किस किस आधार पर अभिवृद्धि व विकास में अंतर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन, शरीर के अंगों व अवयवों में परिवर्तन, तो दूसरी तरफ सभी पक्षों में परिवर्तन, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि शरीर तथा मन में परिवर्तन। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अभी अपनों ने यूं देखा है, अभी अपनों ने क्या देखा है, यहां पर शरीर देखा है और यहां पर सभी देखे हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो है वो एकाकी होता है। एकाकी कैसे? क्योंकि ये एक ही पक्ष का अध्ययन करता है तो ये एकाकी होता है। जबकि ये क्या होता है, बहुआयामी। इसको अपन बहुआयामी कह सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न आयामों वाला होता है और विभिन्न आयामों को देखता है, अध्ययन करता है। जबकि ये अकेले शारीरिक पक्ष को देखता है, इसलिए इसको एकाकी बोला जा सकता है। दूसरी बात, इसे मापा या तोला जा सकता है, ठीक है, इसे मापा या तोला जा सकता है। जबकि इसे मापा या तोला नहीं जा सकता। कैसे? हड्डियों की संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है अपन देख सकते हैं इसको। यदि भार में वृद्धि हो रही है तो अपन तोल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये हाथ है, अब ये हाथ लंबाई चौड़ाई सारी की सारी चीजें किस में चली जाएगी, इसमें, यानी इसका नापतोल किस में चला जाएगा, अभिवृद्धि में। परंतु इसके अंदर मजबूती कितनी है? सामान्यतः यूं कहा जाता है ना कि कमजोर व्यक्ति को देखकर कभी मतलब देखने में जो दुबला पतला व्यक्ति हो उसके साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए, वो मजबूत होता है। तो वो एक सामान्य अवधारणा है। क्या आप उसको माप सकते हैं, क्या तोल सकते हैं कि वो मजबूत है कि नहीं? ठीक है, उसका क्या किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो यहां पर मैं ये चीज भी लिख दूं तो आपकी ये ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी कि अभिवृद्धि है वो प्रत्यक्षतः, अभिवृद्धि है वो प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है। ठीक है, और जबकि विकास है उसको मात्र अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ये लो, अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। यानी इस हाथ को देखकर अपन नाप तोल लेंगे कि हाँ इतनी लंबाई है, इतनी उंगलियां हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, तो ये तो इसमें चली जाएगी। और यदि अपन इसकी मजबूती देखना चाहते हैं तो वो इसमें चली जाएगी। अर्थात ये प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है, ये प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती, इसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले अंतर की तरफ। यहां पर आपको इससे संबंधित हर एक पक्ष से परिचित करवाया जाएगा।
कोई भी एक अंतर भी नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाएगा या जिससे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अपन हर एक आयाम पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपन बात करते हैं कि अभी अपनों ने एक देखा कि ये एकाकी होता है, ठीक है। अभिवृद्धि कैसी होती है? एकाकी होती है, जबकि ये बहुआयामी होता है। तो अपन इस आधार पर ये भी कह सकते हैं कि ये संकीर्ण है। संकीर्ण है यानी ये सीमित है, ठीक है, ये संकीर्ण है। तो ये क्या है? ये व्यापक है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ शरीर को देखेगा, उसे ही समझेगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा। जबकि ये शरीर के साथ साथ मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, जहां जहां बच्चा अपना विकास कर रहा है, जहां जहां बालक अपना विकास कर रहा है, उन सभी चीजों को वो अपने अंदर शामिल कर लेगा और सभी चीजों का वो अध्ययन करेगा। तो इसलिए यहां पर इसको अपन संकीर्ण कह सकते हैं, जबकि इसको अपन व्यापक अवधारणा के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद यदि अपन अगले अंतर की बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये केवल रचनात्मक होती है, केवल रचनात्मक होती है। अपवादों को छोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए रचनात्मक, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं रचनात्मक क्या होता है। रचनात्मक का मतलब है कि बालक ने जन्म लिया, ठीक है। जन्म लेने के बाद ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही बढ़ती जाएगी, यानी इसमें रचना ही रचना होगी, नई नई चीजें ऐड होती जाएगी। बालक के जन्म के समय यदि अपन वजन को ले ले तो वजन भी हमेशा रचनात्मक रहेगा, यानी हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। यदि लंबाई की ले तो लंबाई भी हमेशा ही बढ़ती रहेगी, चौड़ाई की ले तो चौड़ाई भी हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रचनात्मक होती है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ नया होता जाता है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको कहा था कि अपवादित चीजों को छोड़ दो। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो वो तो चीज अप्राकृतिक हो गई, कृत्रिम हो गई, तो उन चीजों को अपन गौर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं पढ़ने वाले जो ऐसी चीजों को ही निकाल कर लाते हैं। मुझे लगा कि आप लोग भी ऐसी बात को निकाल कर लाने वाले थे, तो इसलिए यहां पर मैं पहले क्लियर कर देती हूं कि प्राकृतिक रूप में यदि अपन देखें, हाँ ये भी होता है कि प्राकृतिक रूप में भी कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं तो उसके बाद वो विकसित ही नहीं हो पाते। जैसे मतलब कुछ बौने रह जाते हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती, तो फिर क्या हुआ, उनमें मानसिक परिवर्तन, वैसे तो उनकी हड्डियां तो मजबूत हो रही है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक टाइप से ही वीक रह जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपवादित होती है। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो उम्र बढ़ने के बाद भी न तो वो मानसिक विकास कर पाते हैं, न वो शारीरिक विकास कर पाते हैं, न वो भाषागत विकास कर पाते हैं। तो वो अपवादित चीजें हैं, उनको अपन नहीं लेंगे, वो एक अलग से पार्ट के रूप में आएगा, उसका अध्ययन अपन अलग से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सामान्य अध्ययन किया जा रहा है। मैं यहाँ पर यूं कह सकती हूँ कि सामान्य बालक का अध्ययन अपन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये केवल क्या होती है, अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, जबकि ये क्या होता है, ये रचनात्मक होता है। और इसके साथ साथ रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी हो सकता है। विनाशात्मक, बहुत ही अच्छी बात। रचनात्मक होती है यानी हड्डियों में मजबूती होगी, कोशिकाओं में, मांसपेशियों में, सब जगह इसमें रचनात्मकता रहेगी। बच्चे का मानसिक भी विकास होगा, वो हमेशा वृद्धि करेगा, उस प्रकार से उसकी सोच भी बढ़ेगी, विस्तृत होगी, वो नई नई चीजों को ग्रहण भी करेगा, यानी हमेशा रचनात्मक प्रगति तो होती रहेगी उसमें। वो रचनात्मक प्रगति कभी कभी विनाशात्मक भी बन जाती है। मैं दो व्यक्तियों का नाम आपके समक्ष लूंगी और दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। कौन कौन? एक तो सम्माननीय अपन कह सकते हैं कलाम जी, अब्दुल कलाम को ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, अब ये लीजिए, ये तो रचनात्मक और ये विनाशात्मक।
यानी हमारी जो रचनात्मक प्रगति है, हमारा जो रचनात्मक विकास है, वो कभी कभी नकारात्मक रूप भी ले जाता है। जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन ने ले लिया था, तो ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी बन गया था, तो उसने क्या किया, विनाश किया। तो इस प्रकार से है वो हमारी रचनात्मक भी विकास है, वो रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होता है, जो हमारा विनाश करके छोड़ देता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने सिर्फ दो चीजें देखी है, ये संकीर्ण होता है, विकास व्यापक होता है, ये रचनात्मक होती है, जबकि ये रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे कौन सी पढ़ेंगे? मैंने आपको कहा कि हर पक्ष पर विचार करेंगे। ये इतने अंतर आपको मिलेंगे, मतलब इतना निचोड़ आपको मिलेगा कि सामान्यतः हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अभिवृद्धि संरचनात्मक होती है, संरचनात्मक होती है और संरचनात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी होती है, परिमाणात्मक होती है। ठीक है, जैसे जैसे अपन वृद्धि करेंगे वैसे वैसे कोई न कोई परिणाम अपने को मिलते जाएंगे, चाहे अपनी जो भार से संबंधित हो, चाहे लंबाई से संबंधित हो, चाहे अंगों के विकास से संबंधित हो। ठीक है, अंगों में वृद्धि हो रही है तो वो भी सारी की सारी किस में जाएगी, अभिवृद्धि में जाएगी। तो संरचनात्मक, संरचना का मतलब ये जो ढांचा है वो जन्म के समय तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जब बालक है वो जन्म लेता है तो उस समय तो उसकी संरचना है वो अलग होती है, उसकी रचना अलग होती है, परंतु जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें और चीजें ऐड होती जाती है। वही मैंने बताया था कि जो बालक जन्म के समय है वो मान लीजिए कि 3 kg का है, तो उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, वजन भी बढ़ता रहेगा, उसकी लंबाई भी बढ़ती रहेगी, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, और परिमाणात्मक का मतलब ये परिणाम देती रहेगी, परिमाण देती रहेगी। परिमाण का मतलब मात्रा भी होता है, परिणाम के अर्थ में मत ले जाना, ये परिमाण है। परिमाण का मतलब वही मात्रात्मक हो गया, तो मात्रा में भी इसमें लगातार वृद्धि हो जाएगी। तो विकास फिर क्या है? देखिए, विकास के समय संरचनात्मकता तो आती है। ठीक है, संरचनात्मक, ये संरचनात्मक होता है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज इसमें कार्य कुशलता शामिल होती है, कार्य कुशलता, इसमें योग्यता शामिल होती है। योग्यता यानी बालक की यदि संरचना से संबंधित, कार्य कुशलता से संबंधित या योग्यता से संबंधित यदि परिवर्तन आप देख रहे हो तो इसका मतलब वहां पर विकास है। सिर्फ और सिर्फ संरचना में परिवर्तन हो रहा है तब तो अभिवृद्धि, और संरचना के साथ साथ बच्चा किसी कार्य में पारंगत होता जा रहा है, कुशलता को प्राप्त करता जा रहा है, वो उसमें निपुण होता जा रहा है, तो वहां पर कौन सी अवधारणा मानी जाएगी? विकास की अवधारणा मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने देखा कि संरचनात्मक और इसके बाद कार्य कुशलता। ठीक है, तो यहां पर जो है वो स्पष्टतः लिख दें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहे क्या? मैं यहां पर स्पष्टतः लिख देती हूं। देखिए, लंबाई, चौड़ाई व भार में परिवर्तन ही क्या है? अभिवृद्धि है। लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन ही क्या है? अभिवृद्धि है। जबकि ये क्या है? ये क्या होगा? ये लंबाई, चौड़ाई व भार तक ही सीमित नहीं होगा, ये क्या होगा? सभी पक्षों में परिवर्तन से संबंधित होगी। सभी पक्षों में परिवर्तन, सभी पक्षों में लिख देते हैं यहां पर, सभी पक्षों में परिवर्तन यदि हो रहा है तो वहां पर कौन सा विकास, कौन सी अवधारणा मानी जाएगी? विकास, बच्चा विकसित हो रहा है। ठीक है, संरचनात्मक, परिमाणात्मक को ही मैंने यूं लिख दिया कि लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन, जबकि ये क्या हो गया? संरचनात्मक सभी पक्षों में परिवर्तन हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद भी अपन कुछ और देखते हैं।
हाँ, देखिए अब जब ये चीज आ गई तो इससे संबंधित ही एक चीज, एक शब्द, इसको अपन एक शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं। कौन से शब्द में व्यक्त कर सकते हैं? अभिवृद्धि है वो केवल और केवल बाह्य पक्ष से संबंधित होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, भार, सारा का सारा क्या है? बाह्य पक्ष है। जबकि ये बाह्य के साथ साथ क्या होता है? आंतरिक भी होता है। यानी बाह्य के साथ साथ आंतरिक पक्ष से भी संबंधित ये होता है। क्लियर? तो अभिवृद्धि सिर्फ बाह्य पक्ष से संबंधित होती है। और एक बार जब पूछा गया था कि अभिवृद्धि व विकास के अंतर में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ये पक्ष सीधा का सीधा दिया हुआ था विकल्प में। तो बाह्य पक्ष से संबंधित तो अभिवृद्धि होगी और बाह्य व आंतरिक पक्षों दोनों से संबंधित कौन होगा? विकास होगा। ठीक है, हाँ, आगे अपन देखते हैं। देखिए ये एक नई चीज है जो मैं अब बताने जा रही हूं। देखिए ये एकीकृत नहीं होती, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास एकीकृत होता है। क्या है ये अवधारणा? एकीकृत का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर अब तक अपनों ने 3 चीजें ली है। कौन कौन सी? लंबाई ली है, इसके साथ साथ चौड़ाई ली है और इसके साथ साथ अपनों ने भार लिया है। ये 3 चीजें ली है। तो जरूरी नहीं कि तीनों का विकास एक साथ एक बराबर चले, इसे ही हमने कहा है कि एकीकृत नहीं है। यानी लंबाई, अगर अपन बच्चे को देखें तो लड़कों और लड़कियों को भी देखें तो लड़कियां पहले ज्यादा हाइट लेती है, अर्थात पहले ज्यादा लंबी होती है, और लड़कों की लंबाई एक समय के लिए बाल्यावस्था के अंतर्गत एक समय आता है जब वो उनकी लंबाई रुक जाती है, और बाद में लड़के अधिक लंबे होते हैं और लड़कियां कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उसकी लंबाई में परिवर्तन आता रहता है। अब आपने ये तो सुना ही होगा सामान्यतः कि भाई लड़का है वो कमजोर दिख रहा है, यानी दुबला पतला दिख रहा है, इसका मतलब लंबा होने लग गया। तो इस प्रकार की बातें यदि आपने सुनी है तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझने लगोगे। यानी वो दुबला पतला हो रहा है, यानी उसकी भार तो बढ़ता ही है परंतु चौड़ाई, उसकी जब चौड़ाई कम हो रही है तो इसका मतलब उसकी लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, और कभी कभार यूं भी होता है, देखने में ये ऐसा भी आता है कि बच्चे की लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, उसके भार में तो परिवर्तन जैसे जैसे हड्डियां विकास करेगी वैसे वैसे आएगा ही। तो इस प्रकार से है वो, इनमें ये नहीं है कि ये तीनों चीजें साथ साथ चलेगी, ये एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसको यदि मैं सीधे शब्दों में लिखूं तो यूं भी लिख सकती हूं कि सुसंबद्ध नहीं, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये अपना अलग अलग रूप में विकास कर सकते हैं, जबकि इसमें ये एकीकृत होता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, एक मनोवैज्ञानिक है, महोदया है, हरलोक महोदया, इन्होंने बताया है कि जो विकास है वो एकीकृत होता है, अर्थात ये क्या होता है? सुसंबद्ध होता है, अर्थात एक पक्ष दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता, शारीरिक विकास पूर्णतया नहीं होता, तो बालक मानसिक रूप से भी विकास नहीं कर पाता। ये हरलोक महोदय कहती है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज से अवश्य प्रभावित रहेगा। मान लीजिए अपन यूं देखते हैं कि कोई बालक है वो सुन नहीं पाता, तो वो सामान्य बालक जो सुन पाता है उसके अनुसार उसके जितना विकास अपने आप का नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई बालक है वो देख नहीं सकता, तो वो जो बालक देख सकता है
जो सामान्य बालक है उसकी बराबरी वो नहीं कर पाता, ऐसा कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है। यदि मैं अरस्तु को याद करूं तो उन्होंने यूं कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये बात अपनों ने सुनी है। तो यदि अपन शारीरिक रूप से स्वस्थ विकास करते जा रहे हैं तो अपन मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक विकास भी करते जाएंगे। और जब अपना शारीरिक विकास हो रहा है, वो यहाँ पर अपन स्वस्थ है और यहाँ पर भी अपन स्वस्थ है, तो अपना समाज में भी विकास अच्छे से होगा। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी है, तो अपन चिड़चिड़े होंगे और चिड़चिड़े होंगे तो अपन सामाजिक विकास भी नहीं कर पाएंगे और समाज से अपन दूर हटते जाएंगे। तो इस प्रकार से, और सामान्यतः यूं भी होता है, कभी कभार आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग हैं वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं परिस्थितियों के कारण कि वो समाज में समझ से ही नहीं बैठा पाते, और समाज में समझ से नहीं बैठाते तो उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो चिड़चिड़ापन आने के कारण लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से इस अवधारणा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने अभी आपको बताया था कि बाह्य पक्ष विकल्प में था, एकीकृत नहीं और एकीकृत है, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि अभिवृद्धि व विकास से संबंधित एक अंतर ये भी होता है कि ये एकीकृत नहीं होती, इनमें एक दूसरे का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता और एक दूसरे से वो संबद्ध भी इतने ज्यादा नहीं होते, जबकि इनमें सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ा, अभिवृद्धि बाह्य पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास बाह्य पक्ष व आंतरिक पक्ष दोनों से संबंधित होता है। ये एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास है वो एकीकृत होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एकीकृत नहीं होती, वो एकीकृत होता है, तो यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं, अभिवृद्धि रेखीय होती है। ठीक है, जबकि ये वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है कैसे, उसी प्रकार से अपन समझेंगे। लंबाई, चौड़ाई, या अकेली लंबाई को ले लीजिए, लंबाई निरंतर बढ़ेगी, कभी कम होते देखा है? नहीं। यानी ये, और जो बढ़ेगी ना, जो विकास करेगी, वो उसी प्रकार से करेगी एक रेखा के अंतर्गत। लंबाई कभी यूं नहीं है कि वो मतलब यूं है कि भी कभी जो है वहां से पीछे आ गई, कभी वहां से आगे चलेगी, ऐसा नहीं होता। वो रेखा के समान, यानी एक सीधी रेखा के समान है, वो गति करती रहेगी। कभी रेखा रुक जाएगी, कभी शुरू हो जाएगी, कभी रेखा रुक जाएगी, कभी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अभिवृद्धि को क्या कहा जाता है, रेखीय कहा जाता है। इसको वर्तुलाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बालक होता है वो इस वृत्त में रहता है। अब इसके अनेक आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, मनोगत्यात्मक, सौंदर्यात्मक, अनेक आयाम होते हैं। तो कभी शारीरिक विकास हो रहा है, कभी मानसिक नहीं होता, कभी भाषात्मक हो रहा है, कभी, मतलब यूं है, वो चीजें चलती रहती है एक वृत्त के रूप में। और इसीलिए इसको वर्ताकार कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 आयामों को अपन देखते हैं। तो ये तो सिर्फ एक चीज को देखती है, अपन इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ये एकाकी, जो अपनों ने इसकी विशेषता पढ़ी, एकाकी होती है, इसलिए भी रेखीय होती है, यानी एक तरफ ही चलती जाती है, अन्य तरफ ध्यान ही नहीं देती, जबकि इसको कई जगह पर ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए ये वर्तुलाकार भी होती है। तो यहाँ पर एक विशेषता ये होगी कि जो अभिवृद्धि है वो एकाकी होने के कारण या एक पक्ष में परिवर्तन होने के कारण ये एकाकी होती है, जबकि ये विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन बात करेंगे कि ये जो है वो
अभिवृद्धि जो है उसकी अपन एक बार पहले भी बात कर चुके हैं। इसका मापन किया जाता है या मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, ये अपन देख चुके हैं। और इसका अपन ये भी देख चुके कि विकास का मापन नहीं किया जा सकता, तो इसका क्या किया जा सकता है? इसका आंकलन संभव है, ठीक है, इसका मूल्यांकन संभव है। आंकलन व मूल्यांकन इसका किया जा सकता है, जा सकता है। क्लियर है? ये रेखी होती है, ये वर्तुलाकार, इसका मापन किया जा सकता है। आप हाइट को माप लीजिए, इसका मापन हो गया। इसमें आंकलन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखना चाहा कि इस बच्चे में विकास हो रहा है कि नहीं। आपने उससे पूछा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पहले तो जो माँ है वो सिखाती है, बोल बेटा माँ, तो इस प्रकार से बोल, बच्चा है वो पहले तो आ करेगा, धीरे धीरे उसका जीभ पर नियंत्रण स्थापित होगा, तो वो फिर वो अपने तरीके से शब्दों को बोलना शुरू करेगा। तो उस प्रकार से अपन यदि उसको देखना चाहते हैं कि उसमें विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अपने को स्पेशली उसका आंकलन करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अर्थात अपने को सीधी भाषा में यदि कहें तो उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि उसमें हो रहा है। मान लीजिए कि आप यूं देखना चाहते हैं कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप उसको पकड़ कर देखिए। अगर बच्चा है वो मतलब मजबूती से आपका सामना कर रहा है, तो इसका मतलब उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइट और हेल्थ में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, परंतु उनका शारीरिक विकास नहीं होता। वृद्धि तो हो जाती है परंतु विकास नहीं होता, तो उनको आप जिस तरह से जोड़ कर रख सकते हैं। तो उसी प्रकार की ये अवधारणा है। हाँ, तभी पता चलेगा मूल्यांकन द्वारा। यानी आपने बच्चे को यूं कहा कि अच्छा, जैसे बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको आपने वर्ण सिखाए, तो वर्ण वो लिखना सीख गया या नहीं सीखा, इसके लिए आप देख कर नहीं बता सकते। आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको उसका मूल्यांकन लेना पड़ेगा, आपको उससे एक दो शब्द लिखवाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा विकास कर रहा है या बच्चा विकास नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद अगली बात देखिए, जो अभिवृद्धि होती है वो अपरिवर्तनीय होती है, ठीक है, जबकि विकास परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। अब ये चीज क्या है, देखिए अमेरिका में ले लीजिए, ब्रिटेन में ले लीजिए, भारत में ले लीजिए, बालक है वो जन्म के समय छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती जाती है, सब जगह समान है। और सब जगह समान है इसका मतलब कि वो अमेरिका का बालक है तो भी उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, यानी वो अपरिवर्तनीय है, हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी जन्म के बाद। ये सामान्य बालक की अवधारणा है। ये क्या है, परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है अपन प्रयास के द्वारा। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसमें जिसे है वो अपने अगर छोटी क्लासेस में देखे तो मान लीजिए कि अपने 4 सब्जेक्ट्स लगते हैं, 4 सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट में तो बच्चा बहुत अच्छा है परंतु 2 आते ही नहीं है उसे, तो आपने क्या किया, उसकी तरफ स्पेशली ध्यान देकर और उसमें परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है योगा द्वारा, तो योगा द्वारा जो शरीर है वो मजबूती प्राप्त करेगा। और कि मतलब यूं है कि जिम द्वारा, तो जिम द्वारा भी है वो बच्चा मजबूती करेगा, जो किसकी अवधारणा है, विकास की अवधारणा है। अगर हाइट में वृद्धि हो रही है, 1% अपवादित चीजें होती है कि योगा द्वारा या एक्सरसाइज द्वारा हाँ बच्चे अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं, तो वो चीजें अपवादित होती हैं, अप्राकृतिक होती है। मैंने पहले ही बताया कि अपने को अप्राकृतिक तर्क नहीं लेकर आने, अपने को समझना है कि अभिवृद्धि है वो सदैव अपरिवर्तनीय रहेगी, जबकि विकास परिवर्तनीय रहेगा। अपन बच्चे पर स्पेशली ध्यान देकर और उसमें अपन उसमें जो विकास संबंधी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ, अगले अंतर की तरफ, ठीक है। हाँ,
तो ये रेखीय, ये वर्तुलाकार, इसका मापन किया जा सकता है, जबकि इसका आंकलन व मूल्यांकन किया जाता है। ये अपरिवर्तनीय होती है, ये परिवर्तनीय होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, और अंतर कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस आधार पर इसको देखा जा सकता है, तो वो चीज भी अपन यहां पर देख लेते हैं। देखिए, यहां पर यदि अपन बात करें अभिवृद्धि की, तो देखिए अभिवृद्धि मूर्त होती है। ठीक है, मूर्त का मतलब होता है, सामान्यतः मशीन जो होती है वो मूर्त होती है, जिसको अपन प्रत्यक्षतः इन आंखों से देख सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और विकास जो होता है वो अमूर्त होता है, अर्थात इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो इसलिए हम इसको तो मूर्त कह सकते हैं, इसको अमूर्त कह सकते हैं। इसका पता अपन देखकर लगा लेंगे कि अभिवृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, जबकि इसका पता अपन देख कर नहीं लगा सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका आंकलन करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी अपने को पता चलेगा कि जो ये है वो हो रहा है कि नहीं, यानी बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे यदि अपन आगे अंतर और देखें, तो देखिए एक अंतर ये है कि ये तो साधन है और ये होता है साध्य। ठीक है, ये साधन है किस तक पहुंचने का, साध्य का। मैं आपको ये समझा सकती हूं, इसको इस तरीके से समझा सकती हूं कि मान लीजिए ये तो आपका लक्ष्य है, ठीक है, और ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, कैसे, अब देखिए लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य मान लीजिए अपना लक्ष्य है रीट और इसके साथ साथ एसआई, ये अपना लक्ष्य है। अब लक्ष्य तो रीट एसआई जो परिवर्तित नहीं होगा, जो बदलेगा नहीं। उद्देश्य आपका हो गया कि आपको क्लास लेनी है। ठीक है, अब आप कहां से क्लास लें, मान लीजिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आई, आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपने बहुत सी जगह सर्च किया और एक जगह आपको चीजें भी बहुत अच्छी मिल रही है, पूरी चीजें मिल रही है, तो पूरी चीजें मिल रही है, बहुत अच्छे से मैटर मिल रहा है, तो वहां पर आपने इसको ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए वहां पर क्या होगा कि उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं और अपन हर स्टेप पर, हर स्तर पर अपने उद्देश्य चेंज कर सकते हैं, उद्देश्यों में बदलाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने पहला उद्देश्य बनाया कि मुझे एक घंटे पढ़ना है। ठीक है, आपने उद्देश्य बना लिया कि मैं 1 घंटे हर रोज एक सब्जेक्ट लेकर चलूंगा। अगर अपन रीट की बात करें, रीट के पक्षों की बात करें, तो रीट में जो पक्ष होते हैं उनमें 2 तो भाषा के हो गए। ठीक है, 2 तो आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी, पहली भाषा और दूसरी भाषा, 2 भाषाएं होगी। 2 भाषा के बाद आपको तीसरा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा, साइको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया। उसके बाद चौथा आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 4 चीजें होंगी आपको, 4 चीजों के लिए, और आपने निश्चित कर लिया कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। अगले दिन डेट फिक्स हो गई, 26 सितंबर को रीट की एग्जाम होने वाली है। आपको यूं हुआ कि अब तो कुछ नया करना पड़ेगा। अब नया क्या करोगे, 1 घंटे में सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, टाइम बढ़ाकर उसको 3 घंटे कर दिया। आप 3 चौके 12 घंटे। किसी ने आपको राय दे दी कि 12 घंटे पढ़े बगैर तो सिलेक्शन है ही नहीं, तो आपने 12 घंटे पढ़ना शुरू किया, और 12 घंटे जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसी दिन फेफाना हिंदी क्लासेस का जो मोटिवेशन का वीडियो है वो आपने देख लिया। और मोटिवेशन वाला वीडियो ये कह रहा है कि घंटे तो देखने ही नहीं है, आपको टॉपिक फिक्स करने हैं, और टॉपिक के अनुसार आपको निर्धारित करना है कि कितने टॉपिक कितने दिन में क्लियर करें, तब जाके आपका सिलेबस होगा। अब उस दिन आपने उस टाइम टेबल को समाप्त किया, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने टॉपिक देखने शुरू किए। यानी उद्देश्य वो जो सारे के सारे होंगे ना, आपने पहले 1 घंटा, उसके बाद आपने 3 घंटे, उसके बाद आपने सिलेबस, वो सारे के सारे उद्देश्य होते हैं। जबकि लक्ष्य रीट है जो बदला नहीं, लक्ष्य ऐसा ही है जो बदला नहीं, परंतु उद्देश्य बदले गए।
उसी प्रकार से ये साधन है। ठीक है, उद्देश्य ही क्या है, साधन है, और लक्ष्य ही क्या है, साध्य है। आपकी लंबाई बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपको विकास करना है। आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपको विकास करना है। आपके भार में परिवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको विकास करना है। और मान लीजिए एक भी चीज में कमी रह जाती है तो आपके माता पिता चिंता करने लग जाते हैं, हमारे बच्चे का विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको यहां तक पहुंचना है और ये हो नहीं रहा, इसमें कमी रह रही है। तो इसलिए साधन है ये और ये साध्य है। तो यहां पर अपनों ने समझा है कि जो अभिवृद्धि है वो तो मात्र एक साधन है, जबकि विकास क्या है, साध्य है। उसके बाद यदि अपन और अंतर देखें इससे संबंधित, तो अगले अंतर को अपन यूं देख सकते हैं कि देखिए, ये तो अचेतन होता है, ठीक है, और ये चेतन होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये अपने आप होता है। अब लंबाई जो हो रही है, भार हो रही है, अपनी जो चौड़ाई बढ़ रही है, वो सामान्यतः अपन यदि प्राकृतिक रूप में देखें तो ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है, अपनी होती रहेगी। ये चेतन अवधारणा है, अर्थात आप अपनी शारीरिक पक्षों का मजबूत, मान लीजिए कि कोई बच्चा कमजोर रह रहा है तो किसी ने कहा अभी बॉर्नवीटा पिला दो, तो आपने क्या किया, बॉर्नवीटा पिला दिया। यानी ये चेतन का कारण है। अपन इसको जागरूक रहकर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो भाषागत परिवर्तन है वो नहीं हो पा रहा, तो स्पेशली ध्यान दिया गया। एक बच्चा था जो हकलाता था, ठीक है, हकलाता था, तो माता पिता भी चिंतित थे और यूं सोच रहे थे कि अब इसका किया क्या जाए। वो साइकाइस्ट के पास गए, एक मनोवैज्ञानिक के पास गए, और मनोवैज्ञानिक ने सलाह दी कि आप इसके सामने कोई 2-3 शब्द आप इसको लिख कर दे दीजिए, और उसके बाद उसको शीशे के आगे खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए कि बोलता जाए बोलता जाए। बार बार उसने अभ्यास किया, उसका हकलाना भी कम हुआ और उसके शब्द भी बहुत अच्छे होने लगे। अर्थात आप चेतन रहकर, जागरूक हो रहकर इसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि ये सामान्यतः अचेतन रूप में हमेशा चलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि अपन एक और अंतर की बात करें तो देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो लंबवत होती है। ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन रेखीय पढ़कर आए हैं तो उसी से संबंधित लंबवत हो जाएगी। जबकि विकास जो होता है वो लंबवत के साथ साथ क्षैतिज भी होता है, क्षैतिज भी होता है। यानी लंबाई की तरफ अग्रसर तो होगा ही होगा, साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की तरफ जाकर भी आएगा। यानी इसमें है वो भाषागत परिवर्तन भी शामिल होगा, सामाजिक परिवर्तन भी शामिल होगा, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, अनेक प्रकार से मनोगत्यात्मकता इसमें शामिल की जाएगी। तो इसलिए इसको लंबवत के साथ साथ क्षैतिज भी माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। तो यहां पर अपनों ने क्या देखा है कि अभिवृद्धि मूर्त होती है, ये अमूर्त होती है। ये अभिवृद्धि साधन, जबकि विकास साध्य। अभिवृद्धि अचेतन रूप में या स्वाभाविक होती है, ठीक है, जबकि वो चेतन होकर अपन इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अभिवृद्धि लंबवत होती है, जबकि वह लंबवत व क्षैतिज होती है। तो आज अपनों ने जो अभिवृद्धि व विकास टॉपिक है उसमें जो अंतर बहुत अच्छे से समझा है। सामान्यतः लगभग जो अंतर है वो क्लियर हो चुका है, परंतु 1-2 बातें और जो महत्वपूर्ण रहती है वो मैं बता दूंगी आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।